हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम मस्त होंगे। और आज हम पढ़ने आ रहे हैं एनसीईआरटी रीडिंग का अगला चैप्टर, जो कि चैप्टर 15 है हमारे पास, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि हम नई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो सिलेबस आपको पता ही है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ब्लड पढ़ना है, फिर लिम्फ का सर्कुलेटरी पाथवे, फिर डबल सर्कुलेशन, फिर रेगुलेशन, और उसके बाद डिसऑर्डर कार्डियक सर्कुलेटरी सिस्टम्स के। ठीक है, अच्छा, चैप्टर का नाम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं वो बेसिकली मेन दो तरह के होते हैं, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा ब्लड और लिम्फ का सर्कुलेशन, बेसिकली ब्लड का सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे, है ना। लिम्फ का अलग से नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, हमें पता है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और भी एसेंशियल सब्सटेंस जो भी होते हैं वो चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से निकालना भी होता है, लगातार रिमूव करना होता है। तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए हमारे पास ये सब काम करने के लिए, और वो मैकेनिज्म बेसिकली हमारे पास ब्लड। ठीक है, अच्छा, किसी और चीजों के बारे में बात करें, जैसे जैसे अगर बात करें स्पॉन्जेस और सीरम ट्रेट्स के अंदर बात करें, तो वाटर को सर्कुलेट करते हैं ये ब्लड। हमारे अंदर तो ब्लड है, लेकिन स्पॉन्जेस हो गए, सीरम ट्रेट्स हो गए, ये वाटर को सर्कुलेट करते हैं, और उसी वाटर के सर्कुलेशन से इनका जो भी सब्सटेंस बाहर निकालना होता है वो बाहर निकल जाता है, और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेट हो जाते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर स्पेशल फ्लूइड यूज होता है, जैसे हमारे अंदर ब्लड यूज होता है। ब्लड इज मोस्ट कॉमनली फ्लूइड यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे ह्यूमंस के अंदर ब्लड यूज होता है। इसके अलावा एक और बॉडी फ्लूइड है जिसको लिम्फ कहते हैं। लिम्फ भी कुछ सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हम अभी पहले ब्लड शुरू करेंगे। हम वैसे ब्लड और लिम्फ दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ब्लड करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, लिम्फ जो होता है उसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। ठीक है, लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, शुरुआत हो गई हमारी ब्लड से। ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, आपको पता है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, है ना। और ये इसमें होता क्या है, मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड में आपको पता होना चाहिए दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड के। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा कितना होता है, प्लाज्मा पहले कितना होता है वो छोड़ो, पहले क्या होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर का होता है, स्ट्रॉ समझ तो, हल्के येलो कलर का, जैसे आपने वो गेहूं के पेड़ देखे खेतों में लगे होते हैं, है ना, उस टाइप का थोड़ा सा, तो हल्का येलो कलर का प्लाज्मा होता है, स्ट्रॉ कलर का। विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस मतलब थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा फ्लूइड होता है, और लगभग 55% ऑफ ब्लड होता है, मतलब ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है, 55%। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना बचेगा, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% बचेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड के दो भाग, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, प्लाज्मा का 90 से 92% वाटर होता है, यानी प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है, पानी। तो 90 से 92% प्लाज्मा का क्या होता है, पानी होता है। जो 6 से 8% हमारे पास चीजें बची वो प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से प्रोटीन, हमारे पास तीन प्रोटीन ब्लड में पाई जाती हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। ये तीनों मेजर प्रोटीन है, और भी प्रोटीन होती है, ये तीनों मेजर। फाइब्रिनोजन जो होता है वो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करती है, क्लॉटिंग में, यानी ब्लड को जमाने में, जब खून आपका बहता है तो जम जाता है, उसको फाइब्रिनोजन उसके वजह से होता है। ग्लोबुलिन्स जो होती है वो डिफेंस के लिए होती है, हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया वायरस बाहर से आ रहे हैं उनके डिफेंस के लिए। एल्बुमिन होती है ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, बेसिकली हमारे अंदर कितना सॉल्ट है कितना वाटर है उसको बैलेंस करने के लिए क्या होती है, एल्बुमिन। तो ये तीन प्रोटीन और इनके तीन काम आपको याद रखना है। ठीक है, काम आगे लिखा हुआ है देखो। फाइब्रिनोजेंस जो है ये क्लॉटिंग के लिए या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए यूज होती हैं। ग्लोबुलिन्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, और एल्ब्यूमिन्स जो होती हैं वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा में छोटे अमाउंट में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोरीन आयन, एक्सेट्रा। इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, यानी न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर जो होते हैं वो भी प्लाज्मा के अंदर ही, ग्लूकोज है ना, अमीनो एसिड है, लिपिड है, ये घुल के प्लाज्मा के अंदर घुल के पूरी बॉडी में फैलता है। ठीक है, और ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज ट्रांजिट इन द बॉडी। ट्रांजिट मतलब लगातार चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, है ना, पूरी बॉडी में। इसके अलावा फैक्टर्स फॉर कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, है ना, हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, मतलब इस चैप्टर में नहीं, आगे, मतलब 12th में भी नहीं, मतलब 12th के बाद अगर आप बायोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, बीएससी या फिर, है ना, एमबीबीएस, या फिर बीए, है ना, या फिर बीएएमएस,
या फिर BUMS या फिर BHMS, है ना, जो भी आप करेंगे, है ना, इन सारे में से जो भी करेंगे तब आपको फैक्टर्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी इन चीज़ों की देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जो कोआगुलेशन यानी ब्लड के क्लॉटिंग के लिए जरूरी होते हैं, ये भी प्लाज्मा में होते हैं इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। बिना क्लॉटिंग फैक्टर के जो प्लाज्मा होता है उसे हम सीरम कहते हैं, ठीक है। मतलब एक सिंपल सी बात है कि ब्लड में से आप अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें तो जो बचता है उसी को हम सीरम कहते हैं। तो क्या सीरम क्लॉट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अच्छा, अगर प्लाज्मा 55% था तो 45% जो बचा है वो क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ठीक है। शुरू करते हैं इसको पढ़ना। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, आपकी रेड ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स, इन तीनों को मिला के कहा जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, है ना। और ये लगभग 45% हमारे ब्लड का होते हैं, जो कि ऑब्लिटी हम देखते हैं। अब एक एक करके एरिथ्रोसाइट के सारे सबसे पहले बात करते हैं। एरिथ्रोसाइट, जिसको रेड ब्लड सेल्स या फिर आरबीसी कहा जाता है, ये हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा एरिथ्रोसाइट ही होते हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन ब्लड। ब्लड में जो भी सेल्स पाई जाती हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? आरबीसी। एक हेल्दी एडल्ट पर्सन की बात करें तो 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, है ना। तो 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी, है ना, मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है, याद रखना। आरबीसी सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। हमारे बॉडी में जो आरबीसीज होती हैं वो किसमें बनती है? रेड बोन मैरो में। अगला पॉइंट, आरबीसीज के पास कोई न्यूक्लियस होता है नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस मतलब कोई न्यूक्लियस नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स। एंड आर बाई कॉनकेव इन शेप। आरबीसी का शेप क्या है? बाई कॉनकेव, है ना, दोनों तरफ से चिपटा रहता है, कुछ ऐसा आरबीसी का शेप आता है, ठीक है। तो बाई कॉनकेव, राउंड एंड बाई कॉनकेव शेप होता है और न्यूक्लियस नहीं होता है ज्यादातर मैमल्स में, क्योंकि आपको एक आध दो जगह न्यूक्लियस देखने को भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन याद नहीं रखना है। दे हैव रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और इसी वजह से जो नाम होता है सेल्स का, हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स, इसी वजह से नाम पड़ा है और कलर भी पड़ा है ना। क्योंकि रेड कलर क्यों आता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन है, इस वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर आता है, ठीक है। अच्छा, हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। एक नॉर्मल इंडिविजुअल की, हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड में। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। अच्छा, जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन। इसके अलावा आरबीसीज हैव एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 दिन। हमारी जो आरबीसी होती है वो 120 दिन की लगभग लाइफ स्पैन उसकी होती है। उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, कहाँ पे? स्प्लीन के अंदर। और उसी वजह से स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, यानी शमशान घाट। आरबीसी का शमशान घाट कहलाता है स्प्लीन, ठीक। बात करते हैं अगली सेल की, ल्यूकोसाइट, जो कि बेसिकली हमारी डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होती हैं क्योंकि इनमें किसी तरह का हीमोग्लोबिन या कोई पिगमेंट नहीं होता जो कि कलर दे इनको, ठीक है। ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है और लेसर इन नंबर, बेसिकली 6 से 8,000 मिलीमीटर क्यूब पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। मतलब 6 से 8,000 डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। आरबीसी कितनी थी? 5 to 5.5 मिलियन, यानी 50 से 55 लाख आरबीसी होती है, जबकि 6 से 8,000 कुल पाई जाती हैं हमारी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो जनरली शॉर्ट लिव होती है, बहुत टाइम नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है इनका लाइफ स्पैन, ठीक है। दो मेन कैटेगरी में हमने डब्ल्यूबीसी को डिवाइड किया है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, जिसके अंदर जिन डब्ल्यूबीसी के अंदर आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे वो ग्रेनुलोसाइट होंगी, जिनके अंदर नहीं देखने को मिलेंगे वो ए ग्रेनुलोसाइट होंगी, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ये अलग अलग तरह की, मतलब ग्रेनुलोसाइट में आपको 3 याद रखनी है। आपको याद रखना है बेंजी, है ना, बेंजी, है ना, आप याद रखते हो बहन जी या फिर बेंजी, ऐसे आप लोग। तो बेसोफिल, यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल ये क्या है? ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट आर ए ग्रेनुलोसाइट। मतलब लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट है, जो दो बची, है ना। तीन पांच तरह के आरबीसीज है,
एक तो बैन हो गया, फिर इसके अलावा मोनोसाइट आती हैं और लिम्फोसाइट आती हैं जो कि ए ग्रेनुलोसाइट है। ठीक है, एमएलए याद कर सकते हैं आप, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबेंडेंट सेल। अब इन पांचों में से सबसे ज्यादा पाई जाने वाली न्यूट्रोफिल होती है, 60 से 65% न्यूट्रोफिल होती है। बेसोफिल सबसे कम होती है, 0.5 से 1%। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होती है, मोनोसाइट कितनी पाई जाती है, 6 से 8%। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होती हैं ये फैगोसिटिक होती हैं, फैगोसिटिक सेल्स होती हैं जो कि डिस्ट्रॉय करती हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। मतलब अगर हमारे पास ये मान लेते हैं एक सेल है, चाहे ये न्यूट्रोफिल है चाहे मोनोसाइट है, अगर हमारे पास कोई बैक्टीरिया बाहर से आया है तो इस बैक्टीरिया को ये सब खा लेती है और अपने अंदर लाके छोटे छोटे टुकड़ों में बेसिकली मार के तोड़ देती है बैक्टीरिया को। इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो जो कौन सी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं ये क्या होती है, फैगोसिटिक होती है। ठीक है। बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एक्सेट्रा। बेसोफिल जो है हमारी वो अलग अलग चीजों से होती है, जैसे हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, हेपेरिन हो गया, जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। यूसोनोफिल 2 से 3% होती हैं, ये इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करती हैं और एसोसिएटेड होती हैं एलर्जिक रिएक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा था कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी डब्ल्यूबीसी काम आएगी, एओसोनोफिल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको आरबीसी दिखा रखा है, प्लेटलेट्स दिखा रखा है और पांचों तरह की वो दिखा रखी है। अब इसमें से बेसोफिल, अच्छा 5 तरह की नहीं दिखा रखी है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट दिखा रखा है। ठीक है। तो बेसोफिल, एओसोनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीनों की तीनों क्या है, ग्रेनुलोसाइट। ठीक है। मोनोसाइट और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, क्योंकि लिम्फोसाइट 2 तरह की होती है ना, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये दोनों क्या है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये तीनों क्या है हमारी। ये तीन अलग अलग करना है ना, ये आप आगे पढ़ोगे 12th में पढ़ोगे कि टी लिम्फोसाइट क्या करती है, बी लिम्फोसाइट क्या करती है, अभी थोड़ा सा पढ़ोगे। ठीक है। तो यूसोनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल हमारी ग्रेनुलोसाइट है और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है एक ग्रेनुलोसाइट है। ठीक है। लिम्फोसाइट जो कि 20 से 25% होती हैं, ये 2 तरह की होती हैं, 2 मेजर तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। ठीक है। इम्यून सिस्टम के जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं वो बी और टी लिम्फोसाइट से कंट्रोल करते हैं। ठीक है। आते हैं प्लेटलेट्स पे। तो हमने आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स जो होती हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है और ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है, सेल फ्रेगमेंट्स मतलब ये पूरी सेल्स नहीं होती हैं थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, ये सेल के टुकड़े होते हैं। ठीक है, टुकड़े। तो फ्रेगमेंट्स होते हैं आर जो ये प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है। और ये टुकड़े कहाँ से बनते हैं, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स एक स्पेशल सेल्स हैं जो कि बोन मैरो में बनती है और यही मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े जो हैं उन्हीं से बनता है थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। बोन ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 से 3.5 मिलियन प्लेटलेट, 3.5 लाख है ना, 1.5 से 3.5 लाख, याद रखना लाख। ठीक है, लाख प्लेटलेट्स पर प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, याद रखना। प्लेटलेट्स जो है ये कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मैंने बताया था प्लेटलेट जो है ब्लड को क्लॉटिंग में, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अ रिडक्शन इन द नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। प्लेटलेट्स अगर कम हुई तो हमारी बॉडी में क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, जिससे ब्लड का एक्सेसिव लॉस हो जाएगा, मतलब काफी ज्यादा लॉस हो सकता है हमारी बॉडी से। ठीक है। अब आते हैं ब्लड ग्रुप पे। हमारे पास अलग अलग तरीके से ब्लड को ग्रुप करने के तरीके हैं। जैसे 2 ग्रुपिंग यहाँ पे बताई गई है, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग, जो कि हमेशा वर्ल्ड वाइड यूज की जाती हैं। इसके अलावा भी और तरीके की ब्लड ग्रुपिंग होती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कौन सी ग्रुप है, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग, जो कि हमेशा यूज होती है। आप नॉर्मली देखोगे यही ग्रुपिंग यूज होती है हॉस्पिटल्स में भी, हर जगह। ठीक है। सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है ये बेस्ड है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस ऑन आरबीसीज, नेमली ए एंड बी। अब देखो एंटीजेंस क्या होते हैं, केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। हमारी ये आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे मान लेते हैं यहाँ पे ए एंटीजन। हमारे पास ये आरबीसी है, इसके सरफेस पे हमारे पास मान लेते हैं बी एंटीजन है। तो जिस आदमी के आरबीसी पे ए एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिस आदमी के क्या कहते हैं आरबीसी पे बी एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। अब एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीजेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करा सकते हैं, मतलब शुरुआत करा सकते हैं।
ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब देखो, सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। इस एंटीजन को खत्म करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। अच्छा, अब ये बताओ, हमारी बॉडी में अगर हमारे पास ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? बी एंटीबॉडी बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर ए एंटीबॉडी हमारे पास बन गई इस इंसान के अंदर अगर हमारे पास ए एंटीबॉडी बन गई तो वो ए एंटीजन को खत्म करेगी और उसी उसी समय आरबीसी का रप्चर हो जाएगा, आरबीसी टूट जाएगी, ठीक है। तो जो आदमी के पास ए एंटीजन होता है उसके पास जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है? बी होती है, ठीक है। ऐसे ही जिसके पास बी एंटीजन है, उस बी एंटीजन को खत्म करने के लिए बी एंटीबॉडी आती है। लेकिन अगर बी एंटीजन आरबीसी पे है तो बॉडी में हमेशा ए एंटीबॉडी रहेगी, नेचुरली ए एंटीबॉडी रहेगी, क्योंकि ए एंटीबॉडी बी पे अटैक नहीं करेगी। अगर यहीं पे बी एंटीबॉडी हो जाए ए के वजह पे तो वो आरबीसी को अटैक करके तोड़ देगी, ठीक है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का काम समझ में आ गया। एंटीजन आप समझ सकते हो कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को उकसाता है ना, कहते हैं उकसाता है कि आओ मारो, ठीक है, वो एंटीजन है, ठीक है। लेकिन नेचुरल आप देखो कितना सिस्टम बढ़िया है कि जिसके पास ए एंटीजन है उसके पास ए एंटीबॉडी है ही नहीं, उसके पास बी एंटीबॉडी, ठीक है। अब इसीलिए जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डालते हैं, तो हम ये चीज ध्यान देते हैं कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो अगेंस्ट ना हो जाए एक दूसरे के। अगर मान लेते हैं इस वाले ब्लड ग्रुप को इस वाले को इधर डाल दिया जाए और ए एंटीजन इसके पास चला जाए तो वो जो ए एंटीबॉडी सॉरी है ना, आप ब्लड को मान लेते हैं, है ना, अब इस ब्लड को इसके अंदर डाल दी तो ए एंटीबॉडी चली गई, और ए एंटीबॉडी चली गई तो जो आरबीसी है उसको मारना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन, ठीक है। इसलिए ब्लड ग्रुप जो है उसको मैच किया जाता है ट्रांसफ्यूजन के पहले, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड ए बी एंड ओ। अच्छा, किस हिसाब से ए बी और ओ है? तो देख लो, यहाँ पे देखो एंटीजन ऑन आरबीसी, अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा, है ना। ए बी दोनों एंटीजन है आरबीसी के ऊपर तो ए बी ब्लड ग्रुप, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है नील तो हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप होता है, जिसको बेसिकली हम जीरो कह सकते हैं, है ना। जीरो मतलब यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं, ठीक है, तो उसी को ओ कह दिया जाता है, ठीक है। अब जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा एंटीबॉडी दूसरी होगी, ठीक है। तो अगर ए एंटीजन है तो एंटी बी एंटीबॉडी होगी, यानी ऐसी एंटीबॉडी जो कि बी को मारती है। समझ में आ गया? बी एंटीजन है तो एंटी ए एंटीबॉडी होगी, यानी ऐसी एंटीबॉडी जो कि ए को मारती है। ए बी दोनों एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, है ना, क्योंकि ए या बी दोनों आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी हो सकती है, क्योंकि एंटीजन ही नहीं है तो मारेगी किसको। समझ में आ गया? अब डोनर का ग्रुप, मतलब जो डोनर हो सकता है, कौन डोनेट कर सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप वाले को ए तो डोनेट कर ही सकता है, इसके अलावा ओ भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी कि देखो मान लेते हैं हमारे पास ए की आरबीसी है और इस पे क्या है ना, ये रेसिपिएंट है, ये रिसीव करेगा, ये ब्लड को रिसीव करेगा, है ना। और डोनर जो है वो जो खून दे रहा है वो ओ ब्लड ग्रुप का है, और ओ ब्लड ग्रुप में आपको पता ही है एंटी ए भी है, एंटी बी भी है ना। तो आपको क्या है, एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो एंटी ए वाली एंटीबॉडी है वो आरबीसी को यहाँ पे खत्म नहीं करने लगेगी, तो ओ डोनेट नहीं करना चाहिए, है ना। रेसिपिएंट यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है और डोनर यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप है, तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो डोनेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंटी ए वाली एंटीबॉडी यहाँ पे आरबीसी को मार देगी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बहुत ही कम होती है, मतलब लेस इन नंबर, है ना। एंटीबॉडीज का नंबर बहुत ही कम होता है एंटीजन के मुकाबले, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम ओ से ब्लड को ट्रांसफर कर देते हैं ना तो थोड़ी बहुत आरबीसी जो होती हैं उनकी क्लम्पिंग होगी बस, बाकी कुछ नहीं होगा। तो वैसे तो थ्योरी में तो एकदम सही बात है आपकी कि अगर एंटी ए जो है वो यहाँ चला गया तो आरबीसी को मारना शुरू कर देगा। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप देखोगे तो क्योंकि एंटीबॉडीज का नंबर जो है वो बहुत कम होता है, चाहे वो ओ ब्लड ग्रुप हो चाहे ए,
जो भी एंटीबॉडी होती है, जैसे एंटी बी जो एंटीबॉडी है, इसका नंबर प्लाज्मा के अंदर बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इतना इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से ओ भी ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे बी को ए बी ट्रांसफर कर सकता है, ओ भी ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे ए बी को तो ए बी तो ट्रांसफर कर सकता है, ए भी ट्रांसफर कर सकता है, बी भी ट्रांसफर कर सकता है और ओ भी ट्रांसफर करता है, और ओ को सिर्फ ओ दे सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आरबीसी के ऊपर एंटीजन कोई भी नहीं है, और जैसे ही कोई भी एंटीजन एंटर करेगा, भाई मान लेते हैं ए से हमने ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया ओ के अंदर, तो ए एंटीजन आएगा कि नहीं यहाँ पे, और ए एंटीजन आएगा तो एंटी ए एंटीबॉडी लग जाएगी मारने में उसको, ठीक है। तो इस वजह से आरबीसी जो हमारे पास नहीं आई है ना, जो बाहर से आरबीसी हमारे पास आई है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से ओ को सिर्फ ओ ही कर सकता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे ओ जो है वो सबको दे दे रहा है, सबको, है ना, सारे ब्लड ग्रुप को ओ जो है वो सभी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। इसी वजह से ओ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कोई भी ब्लड नहीं यूज किया जा सकता, ऐसा नहीं कि उठा के लाके डाल डालते हैं, है ना। ब्लड ऑफ अ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट, है ना। ब्लड का मैचिंग की जाती है टू अवॉइड सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग। क्लम्पिंग मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। From mentioned above table, it is evident that group O blood can be donated to person with any blood group, यानी O किसी को भी डोनेट कर सकता है, इसीलिए O को हम कैसे कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है किसी से भी ब्लड, कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्संस विथ ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप। देखो ए बी जो है उसका कौन डोनर हो सकता है, ए बी के लिए डोनर कौन कौन है, ए बी है, ए है, बी है, ओ है, यानी चारों के चारों ए बी को डोनेट कर सकते हैं। इसी वजह से ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हमने देख ली, अब आते हैं आरएच ग्रुपिंग। एनदर एंटीजन आरएच एंटीजन, है ना। जैसे आपने देखा कि ए बी एंटीजन होते थे आरबीसी पे, है ना, वैसे ही आरबीसी के सरफेस पे एक और एंटीजन होता है, क्या, आरएच एंटीजन, ठीक है। तो आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी। आरएच शब्द कहां से आया है, रीसस नाम के मंकीज होते थे, उनके ऊपर ये एंटीजन पाया जाता है, वही हमारे अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। हेंस आरएच ऑब्जर्व्ड ऑन सरफेस ऑफ आरबीसीज ऑफ मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस, मतलब 80% ऑफ ह्यूमंस जो होते हैं, 80% वो आरएच पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 80% के ऊपर आरएच एंटीजन, आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन पाया जाता है। 20% जो है वो आरएच निगेटिव होंगे। इसीलिए आप देखोगे जो पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब हम कहते हैं किसी का ब्लड ए पॉजिटिव है, तो ये ए जो है वो ए एंटीजन को शो करेगा, और पॉजिटिव जो है वो आरएच एंटीजन के प्रेजेंट होने के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही जब हम बी माइनस कहेंगे, मान लेते हैं, तो बी एंटीजन है और माइनस मतलब आरएच एंटीजन नहीं, समझ में आ गया। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव जिसके पास आरएच एंटीजन है। दोज इन होम दिस एंटीजन इज एब्सेंट, जिनके अंदर ये एब्सेंट है उसको आरएच नेगेटिव हम लिखेंगे, ठीक है। एक आरएच नेगेटिव पर्सन अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड को एक्सपोज हो जाए, मतलब उसके अंदर आरएच पॉजिटिव ब्लड डाल दिया जाए, तो वो एंटीबॉडीज बनाएगा आरएच एंटीजन के अगेंस्ट, जैसे हमारे पिछली बार हमने देखा था, ठीक है। तो हमारा मान लेते हैं एक इंसान है ना, एक इंसान है जिसके पास आरएच है और एक इंसान है जिसके पास आरएच नहीं है। अगर आप आरएच को आरएच नहीं वाले के अंदर डाल देंगे तो आरएच जिसके पास नहीं है उसके पास एंटीबॉडीज बनना शुरू है ना, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, धीमे धीमे जो भी बाहर से चीजें आती हैं उनको खत्म करने के लिए एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी, ठीक है। Therefore, RH group should also be matched before transfusion. Transfusion के पहले RH group भी मैच किया जाना चाहिए. A special case of RH incompatibility या mismatching has been observed between RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus. ठीक है, अब ये होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस, ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ जाओगे, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। थोड़ा सा समझ जाना फिर पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में हुआ क्या, मान लेते हैं हमारे पास एक प्रेग्नेंट मदर थी, है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। एक मदर है, सॉरी और उसका फीटस है, मतलब अभी बच्चा है पेट में, बच्चा भी पेट में, ठीक है। मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है,
है ना। और बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव हो गया। अब ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि भाई जो पिताजी रहे होंगे वो RH पॉजिटिव रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं से RH एंटीजन उसके अंदर आ गया, ठीक है। मदर RH निगेटिव हुई, बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब जब डिलीवरी होगी, जब डिलीवरी होगी, है ना, पार्चुरेशन, जब डिलीवरी होगी, तो उस समय कभी कभी अम्बिलिकल कॉर्ड काटते समय या प्रेगनेंसी जब बच्चे बाहर निकलते हैं उस टाइम पे कभी कभी क्या होता है, RH ब्लड जो मदर का है और जो RH पॉजिटिव ब्लड फीटस का है ये मिक्स हो जाते हैं। अब मिक्स होने से क्या होता है कि RH जो पॉजिटिव ब्लड है फीटस का वो थोड़ा बहुत RH निगेटिव ब्लड मदर के अंदर चला जाता है। अच्छा, अगर RH पॉजिटिव ब्लड मदर के अंदर चला गया और मदर का RH नेगेटिव ब्लड है, तो मदर के अंदर क्या होगी, एंटीबॉडीज बनना शुरू होगी। एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी। कौन सी एंटीबॉडीज? RH को हटाने के लिए, ठीक है। धीमे धीमे बनना शुरू होंगी, तुरंत नहीं बनेगी। तो पहला फीटस में तो कोई दिक्कत नहीं, पहली प्रेगनेंसी में यही होगा कि RH पॉजिटिव ब्लड मदर के अंदर आ जाएगा और मदर का RH नेगेटिव ब्लड है, और RH नेगेटिव ब्लड है क्योंकि मदर का, RH पॉजिटिव बाहर से आया तो मदर के अंदर RH एंटीबॉडीज बन गई। अब मान लेते हैं सेकंड प्रेगनेंसी हुई, अब मान लेते हैं सेकंड प्रेगनेंसी हुई, ठीक है। फिर से मदर प्रेग्नेंट है और मदर तो अभी भी क्या है, RH निगेटिव है। लेकिन एक स्पेशल चीज है, इसके पास RH के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं, एंटी RH एंटीबॉडीज इसके पास, पहले नहीं थी ये, अब है। अब अगर फीटस हमारा जो है वो कैसा हो गया, वो मान लेते हैं RH पॉजिटिव, है ना, पिछला कंडीशन सारा RH पॉजिटिव हो गया। और आपको पता है प्लेसेंटा नाम की एक लेयर होती है, प्लेसेंटा से होते हुए जो एंटीबॉडीज होती हैं वो फीटस के अंदर जाती हैं, जिससे कि फीटस को कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना भाई। बाहर से बैक्टीरिया आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, तो फीटस के अंदर इन सब बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गए, ये सब क्या कहते हैं, जर्मिनेट ना कर पाए, है ना, इनके अंदर रह ना पाए। तो इससे क्या होता है, मदर हमेशा प्लेसेंटा से होते हुए एंटीबॉडीज को फीटस के पास भेजती है ना। आपने सुना होगा IgA, IgG, है ना, ये सब एंटीबॉडीज फीटस के पास जाती है मदर के थ्रू, ठीक है, प्लेसेंटा से होते हुए। वैसे प्लेसेंटा एक ऐसा बैरियर है जो कि नॉर्मली किसी चीज को क्रॉस नहीं होने देता, लेकिन वो बैरियर इसी वजह से क्योंकि कुछ चीजें जरूरी है क्रॉस होने के लिए, तो वो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मदर की जो एंटीबॉडीज जा रही है फीटस के अंदर, उसी के साथ RH एंटीबॉडी भी फीटस के अंदर चली जाएगी। अब दिक्कत क्या होगी, RH एंटीबॉडी जो है ये फीटस के अंदर जैसे ही जाएगी, क्योंकि फीटस के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड है, यानी RH एंटीजन पाया जा रहा है, तुरंत ही RH एंटीबॉडीज एक्टिवेट होंगी और RH एंटीजन को मारना शुरू करेंगी। और RH एंटीजन को मारना मतलब फीटस की RBC को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। ये होता है सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान। तो फीटस की जो RBCs हैं, है ना, जो RBCs हैं उनके ऊपर क्योंकि RH एंटीजन है, उस RH एंटीजन को खत्म करने के चक्कर में RBCs जो है वो डिस्ट्रॉय करती जाएंगी, इससे फीटस को बड़ी दिक्कत होगी, इसे कहते हैं एरिथ्रोप्लास्टोसिस फीटस, ठीक है। अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। RH antigen of fetus do not get exposed to RH negative blood of mother in the first pregnancy as two bloods are well separated by the placenta। पहली प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस है उसका RH नेगेटिव ब्लड और मदर का RH पॉजिटिव ब्लड मिक्स नहीं होता है, क्योंकि दोनों सेपरेटेड होते हैं प्लेसेंटा से, है ना। लेकिन डिलीवरी के टाइम, ड्यूरिंग द डिलीवरी द फर्स्ट चाइल्ड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। मम्मी का ब्लड जो है जो कि RH नेगेटिव है, वो RH पॉजिटिव ब्लड का जो फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड है उससे हल्का सा एक्सपोज हो सकता है, मिक्स हो सकता है। इस केसेस में मदर जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाने लगती है RH एंटीजन के खिलाफ, अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, अब उसकी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, सब्सिक्वेंट मतलब आगे आने वाली प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम होगी, RH एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, जो कि RH नेगेटिव है मदर, है ना, उसके अंदर RH एंटीबॉडीज बन गई हैं, वो लीक हो जाएंगी इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड है, उसमें वो चली जाएंगी प्लेसेंटा से होते हुए और डिस्ट्रॉय द फीटल RBC, फीटस की जो RBC है उसको डिस्ट्रॉय करने लगेंगी। दिस कुड बी फेटल टू फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया। ये फीटस के लिए फेटल हो सकता है, यानी जानलेवा हो सकता है, या फिर सीवियर एनीमिया भी कॉज कर सकता है। और इस कंडीशन, और जॉन्डिस, है ना, एनीमिया और जॉन्डिस भी कॉज कर सकता है, और इस कंडीशन को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, याद रखना, ठीक है। पहली प्रेगनेंसी में नहीं,
आगे की प्रेगनेंसीज में दिक्कत होगी। दिस कैन बी अवॉइडेड। अच्छा, अब इसको रोक कैसे सकते हैं? तो जैसे ही पहला चाइल्ड की डिलीवरी हो, आप एंटी RH एंटीबॉडीज मदर के अंदर इमीडिएटली डाल दें। मतलब एंटी RH एंटीबॉडीज, ऐसी एंटीबॉडीज जो कि RH एंटीजन जो गया है उसको तुरंत खत्म कर दे। भाई जो बच्चा था, fetus था, उसके पास RH एंटीजन था, क्योंकि वो RH पॉजिटिव था। वो RH एंटीजन जो मदर के अंदर गया है उसको तुरंत अगर खत्म कर दिया जाए तो मदर जो है वो एंटीबॉडी बनाने का उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। तो डिलीवरी के टाइम ही जो कई सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं मदर को, उसमें से एक कभी कभी ये भी दे दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड अगला टॉपिक हमारा। अगर आप अपनी फिंगर को कट कर लेते हैं किसी वजह से, या फिर कहीं चोट लग जाती है, तो आपका जो घाव होता है उसमें से लगातार क्या कहते हैं उसे, खून जो है वो निकलता नहीं रहता। ठीक है, वो थोड़ी देर बाद क्या है, स्टॉप्स फ्लोइंग, कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है। रीजन क्या है? ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन या क्लॉटिंग। कोगुलेशन या क्लॉटिंग का सेम मतलब ब्लड जो है या खून जो है उसका थक्का जम जाता है। ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू अ इंजरी या ट्रॉमा, कोई भी आपको इंजरी हो गई या ट्रॉमा हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, तो खून जो है वो जम जाता है। ठीक है, बाहर निकलने से पहले। ठीक है, दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। आपने एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम देखा होगा, बेसिकली थक्का, है ना, खून का जो थक्का होता है वो डार्क होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो कि कट या फिर इंजरी के साइड पे, जगह पे बना होता है। ठीक है, इसी को हम क्लॉट कहते हैं या कोगुलेंट कहते हैं। ठीक है, और ये बनता है नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स। फाइब्रिन्स नाम के थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, उन्हीं से बनता है। अब ये जो फाइब्रिन धागे होते हैं, इनमें डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड के ट्रैप हो जाते हैं। तो बेसिकली आप समझ लो, फाइब्रिन्स ऐसे छन्नी के तरह का धागा होता है, और इसमें जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स डेड हो गए हैं, डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, वो ऐसे इसी में ट्रैप हो जाते हैं। तो ये बन गया अपना क्लॉट। ठीक है, अच्छा, फाइब्रिन्स आर फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस इनटू द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम होता है जो कि फाइब्रिन को बनाता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक चीज करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको पीछे से लेके चलूंगा, है ना। एक्चुअल में क्या है, एनसीईआरटी ने यहाँ पे उल्टा काम किया है, मैं भी आपको थोड़ा सा उल्टा ही काम कराऊंगा। ठीक है, तो देखो शुरुआत में क्या होता है, जो क्या कहते थे उसको, एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। हमारी ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है इसको जो है थ्रोम्बिन में चेंज किया जाता है। इसमें थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है, थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कौन करता है? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। अच्छा, अब ये थ्रोम्बिन का काम क्या है? तो थ्रोम्बिन का काम है फाइब्रिनोजेन को, जेन को फाइब्रिन्स में चेंज करना। ठीक है, ये काम है थ्रोम्बिन का। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। तो हाँ, आप पढ़ोगे आप समझ में आएगा। फाइब्रिन्स आर फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम होता है जो कि फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बना देता है। ठीक है, जो थ्रोम्बिन्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं बाय अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो होता है वो एक इनएक्टिव सब्सटेंस से बनता है जिसके नाम प्रोथ्रोम्बिन। बाय एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेस इज रिक्वायर्ड फॉर एवोप्रिक्शन। थ्रोम्बोकाइनेस नाम का एंजाइम जरूरत होती है इस रिएक्शन के लिए। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसे कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेस बना है, ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स कैस्केड प्रोसेस से बनता है। कैस्केड प्रोसेस जो है वो बेसिकली आप समझ लो 10-12 स्टेप्स की एक प्रोसेस होती है ना, जो जिससे कि थ्रोम्बोकाइनेस बनता है, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एक्टिव स्टेट। इन्हीं को हम कह रहे थे क्लॉटिंग फैक्टर। जब हम सीरम की बात किए थे चैप्टर की शुरुआत में, तो हमने बोला था अगर ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो तो जो बचता है उसको सीरम कहते हैं। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये किसको बनाते हैं? थ्रोम्बोकाइनेस को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कोई भी इंजरी या ट्रॉमा होती है तो उससे सबसे पहले प्लेटलेट्स स्टिमुलेट होती हैं ब्लड के अंदर, और ये कुछ फैक्टर्स को सिक्रीट करती हैं प्लेटलेट्स।
जो एक्टिवेट कर देते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन को। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये टिश्यूज के द्वारा भी रिलीज किए जाते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी, और उससे वो भी इनिशिएट करते हैं कोगुलेशन को। कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कैल्शियम आयन जो होता है वो क्लॉटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आते हैं लिम्फ पे। दूसरा हमारा टिश्यू है लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड जिसे कहते हैं, है ना। तो दो फ्लूइड्स हमने पढ़ रखे हैं, है ना, अपनी बॉडी में। ब्लड हमने पढ़ लिया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और लिम्फ पे आते हैं। ठीक है, as blood passes through the capillaries in tissues, some water along with many small water soluble substance move out in the spaces between the cells of tissues, leaving larger protein and most of the formed element in the blood vessel। तो देखो, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड वेसल्स होती है, मान लेते हैं ये है आर्टरी एक, और ये आर्टरी आगे चल के क्या होती है, धीमे धीमे डिवाइड होना शुरू होती है। एक से दो बनेगी, दो से चार बनेगी। ऐसे जब डिवाइड होना लगातार शुरू हो जाती है ना, बहुत छोटी छोटी हो जाती है ना, बहुत छोटी जाती रहती है ना, और फिर उसके बाद फिर से ऐसा मोटी सी हो जाती है इस साइड आके। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको बीच में दिख रहा है ये है कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज बहुत ही छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, बहुत छोटी। ठीक है, होता क्या है इसमें से, जो कैपिलरीज है ना, ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज जो है टिश्यू के पास में रहती है। तो मान लेते हैं ये टिश्यूज हैं या सेल्स हैं हमारी, है ना, सेल टिश्यू जो भी कहें। ठीक है, तो यहाँ कैपिलरीज में से क्या होता है, कुछ पानी जो है वो लीक करता है ऐसे, आप कह लो रिसता है, जैसे आप कहते हैं ना रिस रहा है पानी, है ना, वैसे ही लीक कर रहा। अब इस वाटर के साथ सम वाटर, है ना, इसी के साथ कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी, WSS लिख देते हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इसके अलावा जो छोटे मोटे प्रोटीन होते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स, ये सारे के सारे इस पानी के साथ साथ बाहर आ जाते हैं, किससे, कैपिलरीज से, और आ जाते हैं टिश्यू के अगल बगल, ऐसे भर जाते हैं। अब ये टिश्यू के अगल बगल भर जाते हैं, और ये क्या करते हैं, वाटर है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, कुछ स्मॉल प्रोटीन्स है, इससे टिश्यूज का एक्सचेंज होता है। मतलब टिश्यू कैसे करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू दे देता है, CO2 को ले लेता है, सॉरी CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है ना, जो न्यूट्रिएंट्स जरूरत है टिश्यू को वो ले लेता है। तो एक्सचेंज जो हो रहा है हमारा गैस का, खाने का, वो यहाँ से हो जा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट का, है ना, जो वेस्ट सॉरी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका भी एक्सचेंज जो है वो यहीं से हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा पूरा गंदा हो गया, है ना, कुछ वाटर, वाटर सब्सटेंस, स्मॉल प्रोटीन के साथ इसमें वेस्ट आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पूरा हो गया गंदा। अब यहाँ पे एक दूसरी नली होगी, इस नली को हम कहेंगे लिम्फ वेसल। भाई जैसे होती है ब्लड वेसल ब्लड के लिए, वैसे लिम्फ वेसल होती है लिम्फ के लिए। अब ये जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, स्मॉल प्रोटीन, वाटर, ये सब है जो वेस्ट है, ये सारा का सारा इसके थ्रू होते हुए आगे बढ़ने लगेगा। और क्योंकि ये लिम्फ के वेसल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड है, तो ये जो फ्लूइड है इसको हम कह देंगे लिम्फ। ठीक है, इस फ्लूइड को हम कह देंगे लिम्फ। ठीक है, अच्छा बाद में ओवरऑल होता क्या है, होता यह है कि ये लिम्फ बाद में किसी ना किसी वेन्स के अंदर ले जाके ड्रेन कर दिया जाता है, किसी ना किसी वेन के अंदर ले जाके। वेन क्यों, क्योंकि वेन के अंदर गंदा खून होता है ना, खराब खून जो होता है वो वेन के अंदर होता है ना, और लिम्फ जो है वो कुछ अच्छा तो है नहीं, उसके अंदर जो है वेस्ट डाल दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है, तो वो ओवरऑल जाके लिम्फ वेसल से सीधा ब्लड वेसल के अंदर, वेन्स के अंदर डाल दिया जाता है। तो देखो, आप एक चीज यहाँ पे ये देखोगे कि जो हमारा लिम्फ है और जो ब्लड है वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, बस नाम अलग हो जाता है क्योंकि कंपोजिशन अलग है। ब्लड में हमारे पास सारी चीजें होती हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, RBC, WBC, ये सारी चीजें ब्लड में ही रह जाती है ना, वो लिम्फ में नहीं आती है। ठीक है, लिम्फ में क्या आता है, कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, और जो छोटे प्रोटीन्स होते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हटाया जाए तो हम पढ़ते हैं। हाँ, तो देखो, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वाटर के साथ मूव आउट इन स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू, लिविंग क्या क्या छूट जाता है ब्लड के अंदर बड़े प्रोटीन्स और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द, ज्यादातर जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, वो ब्लड वेसल के अंदर ही रह जाती है। ठीक है, ये जो फ्लूइड रिलीज हुआ है इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कहते हैं। ठीक है, लिम्फ पे आ गए हम। तो तीन नाम है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ। सेम मिनरल, इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के जैसा ही मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसका एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, जो ब्लड से
और सेल्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है किसका, न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो इसी फ्लूइड के थ्रू होता है। An elaborate network of vessels called lymphatic system collects this fluid and drains it back into major veins। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसमें जो वेसल्स होती है, जो है ना, नेटवर्क ऑफ वेसल्स होती है, तो जिन्हें हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं, वो कलेक्ट करती हैं इस फ्लूइड को और मेजर जो वेन्स होती हैं उनके अंदर जाके वापस से कर देती हैं, ड्रेन कर देती हैं, वापस से डाल देती हैं। ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन lymphatic system is called lymph, है ना। lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for immune responses। lymph में lymphocyte भी होती हैं जो कि immune responses के लिए जरूरी है। ठीक है, कलरलेस होता है, ये भी याद रखना। lymph is also important carrier for nutrients, hormones, etc। अच्छा, फैट आर ऑल्सो एब्जॉर्ब थ्रू lymph in the lacteals present in intestinal villi। अब ये लाइन जो है कि फैट का एब्जॉर्प्शन lymph के थ्रू होता है, लैक्टियल नाम की लिम्फ वेसल होती है जिसके थ्रू फैट का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन के अंदर। ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम का जो चैप्टर था उसमें बहुत अच्छे से बताया गया था आपको, लेकिन चैप्टर ही डिलीट कर दिया है ना। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी पाथवे। तो देखो, दो तरह के सर्कुलेटरी पाथ होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये आर्थ्रोपोड मोलस्का में पाया जाता है, जहाँ पे ब्लड जो है वो पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा और वो लार्ज वेसल से होके ओपन स्पेसेस में चला जाता है ना, खाली जगह पे। और बॉडी कैविटीज या कह लो बॉडी में जो कैविटीज है खाली जगह उनमें चला जाता है, जिसे साइनस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये हार्ट है, हार्ट ने ब्लड पंप किया, ब्लड को बड़ी बड़ी वेन से ले जाके खाली जगह होती है उसी खाली जगह में भर दिया जाता है। और इसी खाली जगह में होते हैं ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स होते हैं वो खून की होली खेल देते हैं या कह लो खून से नहा लेते हैं, और उसी नहाते टाइम में गैस का और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, एनेलिडा हो गया, कॉर्डेटा हो गया, या हम लोग हो गए, हमारे अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहाँ पे ब्लड जो है वो हार्ट के द्वारा सिर्फ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल यानी सिर्फ ब्लड वेसल्स में ही भेजा जाता है ना। सिर्फ पाइपें होती है, उन्हीं पाइप के थ्रू, पतली पतली पाइप होती है, उन्हीं के थ्रू ब्लड बहता है, कोई एक खाली जगह नहीं होती यहाँ। ठीक है, दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजेस। ये पैटर्न ज़्यादा एडवांटेजेस है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्लूइड का फ्लो जो है वो हम आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कितना तेज हो रहा है, कितना धीमे हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट पॉजेज अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। सभी वर्टिब्रेट के पास एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। मस्कुलर यानी मसल का बना होता है, चैम्बर्ड मतलब उसमें चैम्बर्स पाए जाते हैं, खाने पाए जाते हैं। जैसे फिश के अंदर दो चैम्बर्ड होता है, हार्ट होता है जिसमें एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर, क्रोकोडाइल के अलावा, क्रोकोडाइल के अंदर चार चैम्बर हार्ट होता है। जैसे हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वैसे ही क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड होता है ना। लेकिन एम्फीबियंस और बाकी रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया और अकेला एक वेंट्रिकल होता है। जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होता है। फिशेस जिसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, और विच इज ऑक्सीडेटेड बाय गिल्स। गिल्स के द्वारा इसे ऑक्सीजनेट किया जाता है और सप्लाई कर दिया जाता है बॉडी पार्ट्स को। वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस से रिटर्न हो जाता है हार्ट के अंदर, इसको हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, तो इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फिशेस के अंदर क्या होता है, हार्ट में 2 चैम्बर, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। इसको हम एट्रिया बोल रहे हैं, इसको वेंट्रिकल। इधर बना लेते हैं गिल्स, नहीं इधर बना लेते हैं, हाँ ठीक है, इधर बना लेते हैं गिल्स, इधर बना लेते हैं पूरी बॉडी या कह लो टिश्यूज, है ना, जिनको ऑक्सीजन और वो चाहिए। ठीक है, टिश्यूज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जो हार्ट होता है, जो टिश्यूज होते हैं, मान लेते हैं इनके पास खून आया और वो खून कैसा होता है, गंदा हो जाता है, तो मान लेते हैं ब्लैक कलर से बना देते हैं। ये खून जो होता है उसके बाद जाता है हार्ट के पास, है ना। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऐसे डी लिख देते हैं इसमें। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे आता है, कहाँ जाता है, हार्ट के पास जाता है। फिर हार्ट से इसमें एट्रियम आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, उस खून को भेज देंगे गिल्स के पास, और गिल्स क्या करेंगे, उस खून को ऑक्सीजनेटेड बना देंगे, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के पास आएगा। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज जो है उनके अंदर डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है एट्रिया के पास जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल जो है वो पंप करेंगे गिल्स के पास, गिल्स जो है वो ऑक्सीजनेट कर देंगे ब्लड को, मतलब ऑक्सीजन मिक्स कर देंगे उसके अंदर,
और फिर वो ब्लड आएगा टिश्यू के पास। तो ये देख लो एक अकेला सर्कुलेशन चल रहा है, इसी वजह से सिंगल सर्कुलेशन। तो अब आप पढ़ोगे समझ में आएगा, ठीक है। तो वो क्या लिखा है यहाँ पे, इन फिशेस हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीडेटेड बाय गिल्स। हार्ट ने डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को पंप किया जो कि ऑक्सीजनेट किया गया गिल्स के द्वारा, है ना। इसको भी आप ब्लैक से बना सकते हो, है ना, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ही है ना अभी भी। तो ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को पंप किया, फिर गिल्स ने उसको ऑक्सीजनेट किया, है ना, और सप्लाई कर दिया पूरी बॉडी पार्ट्स को, जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। पूरी बॉडी पार्ट के टिश्यूज को सप्लाई किया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से हार्ट को रिटर्न कर गया, ठीक है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स या फिर स्किन, एंड राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, तो देखो कैसा होता है। इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना, इसको मिटा देता हूँ, यही समझा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा जूम किया, ठीक है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर बोले जहां पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो यहाँ पे 2 एट्रिया होते हैं, एट्रिया, एट्रिया और वेंट्रिकल। ये है हमारा लेफ्ट एट्रिया, सॉरी ये है हमारा राइट एट्रिया और ये हमारा लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एम्फीबियंस लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, ये हमारे गिल्स, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से आता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पंप किया जाता है और पूरी बॉडी के टिश्यूज में आ जाता है, ठीक है, टिश्यूज में। इसके अलावा जब टिश्यूज में ब्लड आता है और वो गंदा हो जाता है, तो वो वापस से जाता है कहाँ पे, राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम से आता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से आता है फिर से टिश्यूज में। तो एक चीज यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ जैसे यहाँ से टिश्यूज से जो ब्लड आएगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीनेटेड, जो गिल्स से ब्लड आएगा वो कैसा होगा, ऑक्सीनेटेड, और ये दोनों मिक्स हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इधर से राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीनेटेड ब्लड, दोनों की क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद वो मिक्स ब्लड ही टिश्यूज को दिया जाता है, ठीक है। ये होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड, है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से इसको पढ़ते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लेफ्ट एट्रियम में गिल्स, लंग्स से या स्किन से, जैसा भी रेस्पिरेशन होता हो वहां से कैसा आता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। राइट एट्रियम में जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है अपनी बॉडी पार्ट्स, ठीक है। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल, एक ही वेंट्रिकल है, दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, जो कि मिक्स ब्लड को ही पंप करेगा, और इसी को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड एकदम ही अलग अलग होते हैं, लेफ्ट और राइट एट्रियम में अलग अलग। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। बर्ड्स और मैमल्स, क्योंकि हम मैमल्स हैं तो हमारी बात होगी यहाँ पे, ठीक है। पासेस ऑन टू द वेंट्रिकल्स, फिर वेंट्रिकल्स में जाते हैं और उसके बाद वेंट्रिकल्स पंप करते हैं विदाउट एनी मिक्सिंग अप, यहाँ पे कोई मिक्सिंग अप नहीं होती, विदाउट, है ना। टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे होता है हमारे अंदर, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो अभी इसी वजह से मैं बना नहीं रहा हूँ इसका, ठीक है, और इसी वजह से हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, ठीक है। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हमारे पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, जिसे मतलब सॉरी इसमें हमारे पास ब्लड होता है और हार्ट होता है, ठीक है। हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है और अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड, ठीक है, द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, ब्लड ही वो फ्लूइड है जो कि सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। हार्ट जो होता है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, मतलब ये मीजोडर्म से निकला हुआ है। आपको पता है हमारे बॉडी में एम्ब्रियो स्टेज में 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो मीजोडर्म से हार्ट निकला हुआ है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी, हमारे चेस्ट रीजन में होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है ये, और स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में हल्का सा टिल्ट होता है इसका, ठीक है। साइज ऑफ अ क्लेंज्ड फिस्ट, जो हार्ट की साइज होती है वो एक बंद मुट्ठी के बराबर होती है, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड, क्लेंज्ड फिस्ट मतलब बंद हुई आपका मुक्का जो होता है, मुट्ठी जो होती है, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम, इसको प्रोटेक्ट करता है कौन सा, एक डबल वॉल की लेयर होती है, एक डबल वॉल का बैग होता है या लेवर होती है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है, चादर एक तरीके की, इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब दोनों वॉल जो होती हैं पेरिकार्डियम के, उनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है। हमारे हार्ट पे 4 चैम्बर होते हैं,
दो छोटे होते हैं जो कि अपर साइड में होते हैं, टू रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स जिसे एट्रिया कहते हैं, दो बड़े होते हैं जो कि लोअर साइड में होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। एक थिन मस्कुलर वॉल होती है जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, जो कि राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। बाकी एक थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को अलग अलग करता है। तो बेसिकली ये है हमारी दोनों एट्रिया और ये है हमारे दोनों वेंट्रिकल। जो एट्रिया के बीच में दोनों वॉल है वो थोड़ी सी पतली वॉल है, थिन वॉल है, और इसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। जो वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल है वो थिक वॉल है, उसको क्या कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ठीक है। Atrium and ventricle are on the same side of the same side or also separated by thick fibrous tissue called atrioventricular septum। इसके अलावा ये जो दीवार है ये और ये है ना, बेसिकली ये पूरी दीवार इसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी एवी सेप्टम कहते हैं। ठीक है। However, each of these septa are provided with an opening through which two chambers of the same side are connected। इसके अलावा आपको यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे दो ओपनिंग और यहाँ पे तीन ओपनिंग। ये जो दो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं, ये वॉल्व होते हैं, बेसिकली दो वॉल्व होते हैं, है ना। इन दोनों वॉल्व को हम कहते हैं मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड। ठीक है, वॉल्व CUS रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो तीन वॉल्व रहते हैं इनको हम ट्राइकस्पिड कहते हैं, ट्राइकस्पिड। ठीक है, वॉल्व। ठीक है, तो मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में होगा, राइट लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और ये राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। हम राइट इस साइड लिखते हैं, लेफ्ट इस साइड लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हम सामने अपने सामने एक एज्यूम करते हैं कि हमारे सामने इंसान खड़ा है, और अगर आपके सामने कोई इंसान खड़ा है उसको आप पढ़ोगे तो जो आपका राइट होगा वो उस इंसान का लेफ्ट होगा, इसलिए जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट कह रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में उसको राइट कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। ध्यान रखना, हम उल्टा लिखेंगे, है ना, हम अपने से उल्टा लिखेंगे, जो हमारे राइट में वो लेफ्ट में होगा बेसिकली। ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल्व फॉर्म बाय थ्री मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व किधर होगा, ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ओपनिंग्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द pulmonary artery and aorta respectively are provided with semi-lunar walls। अब देखो, जो हमारा हार्ट होता है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे कहाँ दिखा रखा है, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल जो है वो ओपन होती है किसमें, राइट वेंट्रिकल ओपन होती है ऑर्टा में। ठीक है, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी में। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होती है, तो राइट वेंट्रिकल जो है यहाँ से एक आर्टरी निकलती है जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ये देखो। ठीक है, ये वो पूरा का पूरा राइट वेंट्रिकल है ना, ये देखो यहाँ से जा रही है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑर्टा में खुलता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल यार हमारा ये है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल देखो यहाँ पे खुल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन हो रहा है ऑर्टा में। ये थोड़ा सा अंदर से है ना, इस फिगर में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑर्टा में ओपन होता है, फिलहाल आपको याद करना पड़ेगा, इस फिगर में आपको समझ में समझा नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आपको कौन सा चैम्बर किस जगह पे खुलता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। द वॉल्स इन द हार्ट अलाउज ब्लड ऑफ फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। जो ये वॉल्व होते हैं जैसे बाइकस्पिड वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व, इनका काम है कि जो ब्लड का फ्लो है वो एक डायरेक्शन में रहे, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, बैकवर्ड फ्लो नहीं होना चाहिए, है ना। दिस वॉल्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। ठीक है, एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा। ठीक है, वेंट्रिकल्स में से पल्मोनरी आर्टरी की ओर या ऑर्टा की ओर। ठीक है, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्टा आपको नहीं समझ में आएगा इसमें फिगर में, है ना, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आने रटा होना चाहिए बस। ठीक है, या फिर मैं आपको समझा ही देता हूँ। ठीक है, समझा देता हूँ मैं आपको, यहीं पे बनाते हैं एक हार्ट। ऐसा होता है हार्ट हमारा, है ना। ये हमारा क्या है, राइट एट्रियम
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, ओपनिंग्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इन द पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये है ऑर्टा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से यहाँ से निकलती है पल्मोनरी वेन और यहाँ से निकलती है वेना केवा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वॉल्व होते हैं, इनको कहा जाता है सेमी लूनर वॉल्व, है ना। इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे, इनको हम क्या कहते हैं, सेमी लूनर वॉल्व, लूनर वॉल्व, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, यही बताया जाता है। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। हार्ट के मसल्स को कार्डियक मसल कहते हैं। वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन ऑफ एट्रिया। वेंट्रिकल्स की वॉल बहुत ज्यादा थिक होती है एट्रिया कंपेरिजन में। एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ट। पूरे हार्ट में एक स्पेशल कार्डियक टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड साइनोएट्रियल नोड। यही जो नोडल टिश्यू है हमारा, इसी का एक पैच, एक गुच्छा कह लो या एक, है ना, एक गुच्छा ही समझ लो, ये हमारे राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है और इसी को हम कहते हैं एसे नोड या फिर साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, एसे नोड, ठीक है। इसके अलावा इसी नोडल टिश्यू का एक हिस्सा राइट एट्रियम में दिखता है, क्लोज टू द एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। देखो, जो एसे नोड होता है वो राइट अपर कॉर्नर में है और जो दूसरा वाला नोड है उसे एवी नोड कहते हैं। एवी नोड मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम है। तो एवी नोड या एसे नोड दोनों के दोनों राइट एट्रियम में ही है, बस एक अपर राइट कॉर्नर में है और एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है। दोनों अच्छे से याद रखना। A bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle, AV bundle, continues from AVN, यानी atrioventricular node, which passes through atrioventricular septa to emerge from on the top of interventricular septum and immediately divides into right and left bundles. अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारा SA नोड है ऊपर साइड में, यहाँ पे हमारा AV नोड है ना नीचे साइड में। AV नोड से ही ऐसे धागे निकलते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल। ये क्या है, एवी बंडल, ठीक है, एवीपी। और ये जो धागे होते हैं ना, ये पूरे के पूरे वेंट्रिकल में ऐसे फैलते हैं, ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऐसे फैल जाते हैं। ये जो फैले हुए धागे हैं, इन्हीं को हम आगे चल के आप कहते हैं क्या, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, इसी को कहते हैं, ठीक है, आगे चल के। तो देखो, ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। ये राइट बंडल हो गया इस साइड की ओर और ये लेफ्ट बंडल हो गया, ठीक है। These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature on the respective side and are called Purkinje fibers. अच्छा, ये जो बंडल्स हैं, इन बंडल्स को परकिंजे फाइबर कहा जाता है और बंडल्स को परकिंजे फाइबर, ये बंडल ऑफ हिस हटाओ यहाँ से, ठीक है। ये जो बंडल्स हैं इनको हम कहेंगे परकिंजे फाइबर, फाइबर्स। और ये जो परकिंजे फाइबर्स है, एवी बंडल है, इन सब को मिला के बंडल ऑफ हिस कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्योंकि आगे चल के दिक्कत होती है, फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि बर्किंजे फाइबर क्या है, बंडल ऑफ हिस क्या है ना, इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। The nodal musculature has ability to generate action potential without any external stimuli that is auto excitable। अब जो नोडल मस्कुलेचर है, मतलब चाहे वो एसे नोड हो, चाहे वो एवी नोड हो, चाहे परकिंजे फाइबर हो, ये सारे के सारे ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, ये खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। हाउएवर नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है वो इन मिनट, है ना, पर मिनट, वो अलग अलग होता है अलग अलग सिस्टम में। जैसे ऐसे नोड जो होता है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाता है, जो कि 70 से 75 पर मिनट होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिदम ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बेसिकली हमारा हार्ट जो धक धक कर रहा है ना, या सिकुड़ रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर सिकुड़ रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है, ये किसकी वजह से, ऐसे नोड की वजह से। और 70 से 72 पर मिनट, आपको पता है जो नॉर्मल हमारा हार्ट बीट करता है वो 72 टाइम्स पर मिनट करता है। तो 70 से 75 जो ये दिया रखा है, बेसिकली 72 उसका एवरेज आता है ना, तो 72 टाइम पर मिनट
और इसी वजह से ऐसे नोट को हम पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, हमारा हार्ट नॉर्मली 70 से 75 बार बीट करता है 1 मिनट में, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो हार्ट बीट रेट इसे कहते हैं ना, या हार्ट रेट कहा जाता है ना, कुछ है ये 72 बीट्स पर मिनट, क्या है ये हार्ट रेट है आपका। ठीक है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार हार्ट जो है वो आपका बीट कर रहा है। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कार्डियक साइकिल। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? कार्डियक साइकिल में हम ये बात करेंगे कि हार्ट काम कैसे करता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले शुरुआत होती है कार्डियक साइकिल की जब चारों चैम्बर, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट दैट दे आर इन ज्वाइंट डायस्टोल। तो पहला स्टेप जो होता है कार्डियक साइकिल का वो होता है ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, अच्छा, एज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन, इस समय ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा फ्लोज टू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। तो देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आया है? पल्मोनरी वेन से, और राइट वेंट्रिकल में वेना केवा से। यही लिखा था मैंने, राइट वेंट्रिकल में वेना केवा से, हाँ राइट एंड, हाँ राइट एट्रियम में वेना केवा से और लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से। ठीक है, मतलब पहले एट्रियम में आता है फिर उसके बाद आता है वेना केवा फ्लोज टू राइट एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रिया जो है उससे और राइट एट्रिया से, दोनों से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में खून आएगा। ठीक है, द सेमीलुनर वॉल्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज, इस समय सेमीलुनर वॉल बंद होते हैं, बंद रहते हैं, है ना। ऐसे नोड नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट्स बोथ द एट्रिया टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कंट्रक्शन द एट्रियल सिस्टोल। ये दूसरा स्टेप होगा। सबसे पहले चारों जो हमारे हार्ट के चैम्बर से वो ज्वाइंट डायस्टोल मतलब रिलैक्स है। अच्छा, दो शब्द है, डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स, और सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले ज्वाइंट डायस्टोल था, फिर हो गया एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। ठीक है, देखो दिस इंक्रीजेस फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%, 30% ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में 30% फ्लो बढ़ गया। एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय AV node and AV bundle from where the bundle of his transmits it through the entire ventricular musculature। तो याद रखना कि AV बंडल हो गया, SA नोड हो गया, जितना भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो बंडल ऑफ हिस के थ्रू पूरे कार्डियक मस्कुलेचर में यानी पूरे वेंट्रिकल में फैल जाता है। दिस कॉजेज वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, और तीसरा स्टेप आता है वेंट्रिकुलर हाँ सिस्टोल, है ना। किसका सिस्टोल? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस लिख देता हूँ। अच्छा, जिस समय वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ना, उसी समय एट्रिया जो होती है उनका रिलैक्सेशन हो जाता है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल, रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल, ये दोनों साथ चलते हैं। थर्ड स्टेप में ये दोनों चीजें, ठीक है। फिर कॉन्साइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया, एट्रियल सिस्टोल, डायस्टोल जो है डायस्टोल वो कॉन्साइड करता है, मतलब एक साथ साथ में होता है किसपे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। Ventricular systole increases the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid valve। अब क्लोजर हो जाएगा दोनों वाल्व का। ठीक है, चौथा स्टेप में क्या होता है देखो, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड टू द एट्रिया, वेंट्रिकल्स में वो आ गए थे, क्या कहते हैं, ब्लड आ गया था, ब्लड वापस से एट्रिया में ले जाए, इस वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों बंद हो जाते हैं। ठीक है, as ventricular pressure increase further the semilunar walls guarding the pulmonary artery right side में और aorta left side में are forced open। अब जैसे वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ेगा, जो सेमीलुनर वॉल्स हैं वो खुल जाएंगे और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा और वेसल्स में फ्लो करने लगेगा। अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर जाएंगे, और ये चौथा स्टेप होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो आप स्टेप में वैसे नहीं याद करना चाहिए, है ना, लेकिन आप स्टेप में याद करना। ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये चार चीजें मिलके बनाती हैं एक कार्डियक साइकिल को। ठीक है, एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स। अच्छा, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे और वेंट्रिकल का प्रेशर गिर जाएगा तो जो
जो सेमी लूनर वॉल्स हैं वो फिर से क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, जिससे बैकफ्लो ऑफ ब्लड ना हो वेंट्रिकल्स के अंदर। वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स में ब्लड चला गया है वो वापस से वेंट्रिकल्स के अंदर ना चला जाए, ठीक है। As ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by pressure in the atria exerted by blood which was being emptied to them by the veins. अब जैसे कि वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन और करेगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे क्योंकि वेंट्रिकल में खून अब कमी है ना, खून कम है वेंट्रिकल्स में, और दोनों वॉल्व खुल जाएंगे तो जो प्रेशर एट्रिया में है, मतलब जो एट्रिया में ब्लड बढ़ा है वो प्रेशर से फिर से किसके अंदर आने लगेगा, हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर आने लगेगा, है ना। ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय ब्लड व्हिच वाज एम्प्टीड इनटू देम बाय द वीन्स, है ना। वीन्स के द्वारा एट्रिया में जो ब्लड आ रहा था उसकी वजह से एट्रिया में प्रेशर बढ़ रहा था और उसी प्रेशर की वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व फिर से खुलेंगे, फिर से वही साइकिल शुरू हो, समझ में आ गया। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, जॉइंट डायस्टोल की स्टेज फिर से आ जाएगी, है ना, यानी शुरुआत होगी दूसरी कार्डियक साइकिल, ठीक है। Soon the sand generates a new action potential and events described above are repeated that in sequence and process continues. अब देखो, sequential event in the heart which is cyclic repeated is called cardiac cycle. इसी sequential steps को जो हम हमने ऊपर देखा इसी को हम क्या कहते हैं, cardiac cycle, है ना। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। इसमें सिस्टोल भी होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, डायस्टोल भी होता है यानी रिलैक्शन भी होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों का। हार्ट जो है वो बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट, है ना, आपको पता है, और वही है नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट, मतलब जितनी बार आप सुनते हैं कि हार्ट बीट किया उतनी ही बार कार्डियक साइकिल चलती है, तो मतलब बहुत ही छोटे टाइम में कार्डियक साइकिल मतलब हो जाती है कंप्लीट। फ्रॉम दिस इट कैन बी डिड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड। देख रहे हो, चार जो स्टेप हमने देखे, चारों स्टेप कितने देर में कंप्लीट होते हैं, 0.8 सेकंड में। एक सेकंड का भी समय नहीं देता, है ना, एक सेकंड से भी कम का टाइम है ना। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। याद रखना, किसी भी एक बार जब कार्डियक साइकिल चलती है तो वेंट्रिकल जो आखिरी में ब्लड को पंप करता है बाहर, एक वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल, है ना, एक वेंट्रिकल वो लगभग 70 ml ब्लड को बाहर निकालता है और इसी 70 ml को कहते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अगर आप स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें हार्ट रेट से तो देखो हमारा हार्ट 72 बार मतलब धड़क रहा है, और हर बार जैसे ही हार्ट धड़कता है, एक कार्डियक साइकिल पूरी होती है तो 70 ml ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स निकाल देते हैं। तो 70 ml ब्लड पंप हो रहा है एक बार में, मतलब 0.8 सेकंड में, आप कह सकते हो 0.8 सेकंड में 70 ml ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स निकाल देते हैं। अब 72 बार एक मिनट में हार्ट धड़कता है और हर बार 70 ml, हर बार 70 ml ब्लड निकलता है, तो 7 2 14, 7 2 14, लगभग समझ रहे हो, 5040 या 5000 ml कह रहे हो, यानी 5 लीटर ब्लड जो है वो हमारा हार्ट हर मिनट पंप करता है, ठीक है। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स द कार्डियक आउटपुट, यही 5 लीटर को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो देयरफॉर कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेजेस 5000 ml या 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है। द बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट एंड देयरबाय द कार्डियक। अच्छा, अब हम हार्ट रेट भी कम ज्यादा कर सकते हैं भाई, जब आप बहुत रिलैक्स होते हैं तो 72 की जगह आपका हार्ट रेट 70 65 ही आता है ना। जब आप तेज भागना शुरू कर देते हैं तो 72 की जगह 90 100 भी आता है, ठीक है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से कार्डियक आउटपुट भी चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ अ नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। जो एथलीट है, जो बहुत खेल रहा है, उसकी ऑब्वियसली क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट का उसका वो ज्यादा होगा, तो जिस टाइम वो खेल रहा है उस टाइम पे, है ना, इस वजह से कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। हर एक कार्डियक साइकिल में के दौरान 2 साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आसानी से हियर किए जा सकते हैं स्टेथोस्कोप से, ठीक है। पहला हार्ट साउंड होता है लब, और लब जो होता है वो क्यों आता है, जब क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, यानी दोनों कस्पिड वाल्व जो होते हैं जब वो बंद हो जाता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, तो पहला साउंड आता है जो कि कौन सा होता है, लब। इसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं, ठीक है। जो सेकंड हार्ट साउंड होता है वो होता है डब, और डब जो होता है वो कब आता है, क्लोजर ऑफ
सेमी लूनर वॉल्व, यानी जब सेमी लूनर वॉल्व बंद होते हैं तो डब, यानी ये देखो कि वॉल्व के बंद होने से ही साउंड आ रहा। जब आपका बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद किए तो लब साउंड आया, और जब क्या कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व बंद हुए तो डब साउंड आया। दिस साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस सिग्निफिकेंट, डायग्नोसिस में इन साउंड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी पे। आपने ये सीन तो देख ही रखा मूवीज में, पिप पिप पिप, फिर इंसान मर जाता है तो पी, है ना, एज पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस टाइप की मशीन जो होती है उस मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, और इट इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी। तो देखो जो हमारी मशीन है, मान लेते हैं ये एक है मशीन, है ना, कुछ इस तरह की हमारी ये मशीन है, मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इस मशीन से जो हमारे पास ये मिलता है ना, ऐसे ये, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो देख लो उल्टा है, मशीन को ग्राफ कहा जाता है और ग्राफ को ग्राम कहा जाता है, समझ में आए? तो ये चीज याद रखना, दोनों फुल फॉर्म इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ही बताते हैं आप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोनों आप बता सकते हैं। ठीक है, ईसीजी वैसे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ईसीजी लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे देखो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को लिखा है, तो फुल फॉर्म में ऐसा आपका कोई भी भेदभाव नहीं होगा, है ना, आगे चल के कि कौन सा है। ठीक है, ईसीजी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वही ईसीजी। ठीक है, एक स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए, जैसे ये एक स्टैंडर्ड ईसीजी है, ठीक है, सामने दिख रहा है, इसके लिए जो पेशेंट होता है उसके अंदर उसके ऊपर 3 लीड लगाई जाती है ना, लीड होती है, तार तार से जुड़े होते हैं ना, गोल गोल होती है, एक 1 टू ईच रिस्ट, दोनों आपके हाथों में एक लगाई जाती है, कलाइयों में, रिस्ट मतलब कलाइयों में, और एक लेफ्ट एंगल मतलब पैर में, आपके लेफ्ट वाले पैर में एंकल पे आपके लगाई जाती है। ठीक है, आपके एडी के पास में। ठीक है, दैट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, और उससे हार्ट एक्टिविटी का पता चलता है। फॉर अ डिटेल्ड इवेल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इवेल्यूशन करना है हार्ट का तो आपका मल्टीपल लीड्स लगाई जाती हैं चेस्ट रीजन। ठीक है, हेयर वी विल टॉक ओनली अबाउट अ स्टैंडर्ड जी, हम सिर्फ स्टैंडर्ड की बात करेंगे। देखो स्टैंडर्ड ईसीजी में 3 पार्ट आते हैं, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है, और टी, ये 3 वेव आती है। ठीक है, जो पी वेव होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक्साइटेशन या कह लो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। जब भी एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन हो, तो कोई ये शब्द याद करना है ना, कॉन्ट्रैक्ट होना, सिस्टोल, एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन सेम ही है। ठीक है, सेम ही है। ठीक है, ठीक है, तो जब यहाँ पूछा गया कि पी वेव में क्या होता है तो यहाँ लिखा है एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, फिर क्यूआरएस में क्या दिखता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स दिखता है। फिर टी में क्या होता है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन। अब क्या होता है, रिपोलराइजेशन मतलब डायस्टोल। ठीक है, कहाँ पे लिख दो, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ देखते हैं, है ना, अगर रिपोलराइजेशन कहते हैं, रिपोलराइजेशन कहते हैं तो डायस्टोल। ठीक है, रिपोलराइजेशन मतलब फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, रिपोलराइजेशन, है ना, और टी वेव क्या शो करती है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो तीनों याद करना, पी वेव शो करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शो करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव शो करती है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, एट एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, टी वेव जहां पे खत्म होती है वहीं पे सिस्टोल खत्म हो जाता है। ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस दैट अकर्स इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन हार्ट रेट। क्यूआरएस देख के हम हार्ट रेट बता सकते हैं। ऑब्वियसली आप 1 मिनट में देख लो कि 1 मिनट में कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बने, मान लेते हैं 70 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बने, मतलब 70 का हार्ट रेट। ठीक है,
Since ECGs are obtained from the different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicates a possible abnormality or disease, है ना। तो ECG में नॉर्मली हर एक जगह पे ECG का जो शेप आता है वो हल्का फुल्का ऐसे ही आता है, ठीक है। तो इसमें से जो डेविएशन होते हैं हम आप नहीं समझ पाएंगे, है ना, जो डॉक्टर्स होते हैं वो समझ लेते हैं। तो जो डेविएशंस होते हैं ECG में वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कोई एबनॉर्मलिटी या फिर डिसीज की, है ना। तो इट इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसमें डिसीजेस का पता लगाने के लिए काफी ज्यादा काम आता है। आप आते हैं डबल सर्कुलेशन में। डिस्टर्बेंस हो जाता है बीच बीच में, है ना। चलो कोई नहीं, हम शुरू करते हैं। हमारा ब्लड जो होता है वो एक फिक्स रूट में बहता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, है ना। और ब्लड वेसल्स कौन सी है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज भी है, ठीक है। कोई भी आर्टरी या वेन अगर आप ले लेते हो तो उनमें 3 लेयर पाई जाती है। एक सबसे जो अंदर होती है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा एक लाइनिंग टाइप की लेयर होती है जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है। मिडिल में जो लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिन फाइबर से बनी होती है। और जो सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है उसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, एक्सटर्नल लेयर को। और ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज और कोलेजन फाइबर से बनी होती है, ठीक है। मेरे बैकग्राउंड में पता नहीं किस खुशी में वो चल रहा है ना, पटाखे फूट रहे हैं, हो सकता है आपको सुनाई दे रहा, ठीक है। अच्छा, ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन्स। जो वेन्स होती हैं उनकी ट्यूनिका मीडिया जो होती है आर्टरीज के मुकाबले थिन होती है, ठीक है। वेन्स में पतली होगी ट्यूनिका मीडिया अच्छे से ज्यादा, ठीक है। ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे आपको डबल सर्कुलेशन पढ़ाया जाए इससे पहले मैं आपको जरा सा यहाँ बता देता हूँ कैसे होता है। हमारे पास ये हार्ट है ना, ये हार्ट है। अच्छा, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमें ये बताओ आपको कहाँ से क्या निकल रहा था, 4 चीजें निकल रही थी ना, यहाँ से क्या निकल रहा था। अच्छा अभी छोड़ो यहाँ से क्या निकल रहा था, कुछ है ना, और ये भी हटा दो। पहले बेसिक समझते हैं, ठीक है। लेवल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। ये है हमारा हार्ट, ये है हमारी लंग्स और ये है हमारी टिश्यू, ठीक है। अब मान लेते हैं जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारी लंग्स होती हैं वो ब्लड में क्या करती हैं, ऑक्सीजन मिला देती हैं, ठीक है। और लंग्स हार्ट के पास भेज देती हैं। कुछ ऐसे ब्लड आया हार्ट के पास, हार्ट क्या करेगा, इस जो यहाँ पे ओ लिख देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन मिला दिया। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे टिश्यूज में भेजेगा, है ना। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, टिश्यूज के अंदर जा रहा है। टिश्यूज के अंदर क्या करेंगे, टिश्यू जो होते हैं, जो सेल्स होती हैं वो इस ऑक्सीजन को ले लेती हैं और अब ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ब्लड अब हो गया डीऑक्सीजनेटेड और ये ब्लड टिश्यूज से फिर से हार्ट में गया। हार्ट ने इस ब्लड को फिर से लंग्स के अंदर भेज दिया, किस लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए। तो ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो एक हमारा जो क्या कहते हैं सर्कुलेशन हो रहा वो लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा, और एक सर्कुलेशन हो रहा हार्ट और टिश्यूज के बीच में, हार्ट और सेल्स के बीच में भी आप कह सकते हो। तो इसी वजह से, क्योंकि 2 सर्कुलेशन हो रहे हैं, इसी वजह से डबल सर्कुलेशन हमारे अंदर पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, अभी आगे लिखा होगा। और जो हार्ट और टिश्यूज के बीच में सर्कुलेशन होता है इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि पल्मोनरी टर्म जो होता है वो लंग्स के लिए यूज होता है, इस वजह से पल्मोनरी जो है वो हार्ट और लंग्स के बीच में, ठीक है। अब पढ़ते हैं तो अब आपको आसानी से समझ में आएगा और मुझे बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ब्लड पंप्ड बाय राइट वेंट्रिकल इंटर्स पल्मोनरी आर्टरी whereas the left ventricle pumps blood into the aorta। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप किया जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है वो ऑर्टा में आता है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट साइड में जो ब्लड होता है, एनसीईआरटी का एक फिगर है जो इंपॉर्टेंट है, आप ये देखो, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप किया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो कहाँ जाएगा, वो ऑर्टा में जाएगा। तो यहाँ से एक्स कर, यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे जा रहा है ब्लड, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आया, लेफ्ट आर्टरी एट्रियम से, है ना। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आया, लंग्स से पल्मोनरी वेन जो होती है वो ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। वही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और वही ब्लड पंप होता है डोर्सल ऑर्टा में, है ना। तो ऑर्टा में ब्लड जो है पंप होता है, ये बाहर आते आते हमारे बॉडी पार्ट्स में आता है, हमारे बॉडी पार्ट्स में इसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और CO2 इसमें भर देते हैं, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है यहाँ से और वेना केवा से होते हुए पहुंच जाता है
राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को फिर से पंप करेगा कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर। तो ये थोड़ा सा डिटेल वर्जन है, जो मैंने ऊपर बनाया वो बहुत ही सिंपल वर्जन है, ठीक है। देखो हाँ, deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery passed on to the lungs from where oxygenated blood is carried to the pulmonary veins into the left atrium, ठीक है। the pathway constitute the pulmonary circulation, important point है कि दो circulation हमारे पास, एक pulmonary, ठीक है। अच्छा, the oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues where the deoxygenated blood is collected by a system of veins, ठीक है। आर्टरीज से ब्लड जाता है, वेन्स द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। वेन्स है ना, वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा एंड एम्प्टीड इनटू द राइट एट्रियम। दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये दो सर्कुलेशन हमारे अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये दो पार्ट हैं हमारे डबल सर्कुलेशन के, सिस्टमिक और पल्मोनरी, ठीक है। The systemic circulation provides nutrients, oxygen and other essential substances to the tissues and takes carbon dioxide, other harmful substances away for elimination, बाहर निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सब्सटेंस को ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में होता है, जिसे हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं, जिसे हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, जो हमारा इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन, वहां से ब्लड निकलता है जब, तो सीधा लिवर में आ जाता है। ये है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, पोर्टल वेन है ना, जो हिपैटिक पोर्टल वेन है, हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल किस लिए होता है, हार्ट की मसल्स को, कार्डियक मस्कुलेचर यानी हार्ट की मसल्स को ब्लड को पहुंचाने के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो सिस्टम बनाया गया है, वो कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड है। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से याद रखना कि हार्ट की ब्लड, भाई हार्ट की मसल्स को, हार्ट खुद तो ब्लड पंप कर रहा है, लेकिन हार्ट की मसल्स को भी पंप ब्लड चाहिए। वो ब्लड कैसे आया हार्ट के पास, कोरोनरी सिस्टम, है ना, प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है, यानी हार्ट की मसल्स के लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आप देखो आर्टरीज में ल्यूमेन जो होता है वो छोटा होता है ना, ये जो जगह है ल्यूमेन, मतलब जिस जगह से ब्लड जाता है ये छोटा होता है, और वेन्स के अंदर जो ल्यूमेन होता है वो बड़ा होता है। ये देखो इतना बड़ा सा इस जगह पे बिक जाएगा। तो वेन बेसिकली आप करो, पाइप जो होती है, वेन जो होती है, थोड़ी सी उसमें जगह ज्यादा है ब्लड को जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कैपिलरी दिखा रखी है जो कि बहुत ही पतली होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं रेगुलेशन, मतलब हम समझ लो आखिरी में हो गया रेगुलेशन, मतलब लास्ट पे आ गए लगभग हम। तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी चैप्टर खत्म होने वाला है। तो देखो, नॉर्मल एक्टिविटी जो हार्ट की होती है वो इंट्रिंसिकली, मतलब हार्ट खुद ही कंट्रोल कर देता है, यानी ऑटो रेगुलेटेड होती है। किसके थ्रू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, बेसिकली नोडल टिश्यूज के द्वारा। और इसीलिए हार्ट को हम मायोजेनिक कहते हैं। मायोजेनिक मतलब जो हार्ट की मसल्स है वही उसकी कंट्रोल, उसको कंट्रोल कर ले रही, ठीक है, उसको रेगुलेट कर ले रही। तेज करना है तो हार्ट बीट को तेज करा दे रही, धीमा कराना है धीमा करा दे रही, समझ रहे। तो इसको कहते हैं मायोजेनिक, यानी हार्ट की मसल्स खुद कंट्रोल कर ले रही हार्ट को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक न्यूरल सिस्टम होता है, न्यूरल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंदर, जो कि कार्डियक एक्टिविटी को, कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करता है, मॉडिफाई कर सकता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी एएनएस के द्वारा। अगर हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व्स का सिग्नल आता है, जो हार्ट होता है, देखो एएनएस जो होता है, यहाँ पे लिख लो आप, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो तरह की सिग्नल देता है, सिंपैथेटिक, है ना, और पैरासिम्पैथेटिक, है ना, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। जब एएनएस का सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा सिग्नल आएगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना। और अगर एएनएस का पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स आएंगे तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम और सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम दोनों किसका पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है, ठीक है, एएनएस, ठीक है। तो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ये कम कर देता है और इस वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। डिक्रीजेस द हार्ट रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, देयर बाय कार्डियक आउटपुट। एड्रिनल मेडुला से भी हार्मोन्स निकलते हैं जो कि इंक्रीज कर सकते हैं कार्डियक आउटपुट को। आखिरी चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस
ग्रास की, ठीक है। अब आते हैं डिसऑर्डर्स पे सर्कुलेटरी सिस्टम के, ठीक है। सबसे पहले तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80, उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर का आना हाइपरटेंशन कहलाता है ना, ब्लड प्रेशर हाइयर देन नॉर्मल। अच्छा, अब यहाँ पे 120/80 जो है ये 120 mm ऑफ एच जी, यूनिट याद रखना है ना, mm ऑफ एच जी है ना, ये मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी का प्रेशर है और ये सिस्टोलिक प्रेशर है। तो 120/80 में 120/80 कहा जाता है ना। 120 जो होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है और जो 80 होता है ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर को पंपिंग प्रेशर भी कहते हैं और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है यानी 80 mm ऑफ एच जी, इसको रेस्टिंग प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है, डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर। अच्छा, अगर हम बार बार रिपीटेड चेक्स करें, मतलब किसी इंसान की ब्लड प्रेशर को बार बार नापें और उसमें 140/90 या फिर उससे ज़्यादा आ जाएगा, 140/90 या फिर उससे ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर आए, तब हम कहेंगे हाइपरटेंशन है। याद रखना, एक ही बार नाप के आप हाइपरटेंशन नहीं बता सकते हो, ठीक है। और 140 और ओवर 90 और हायर इट्स वाज हाइपरटेंशन, लेकिन कई बार नापने पे, ऐसा नहीं कि एक बार आपने नापा तुरंत आपने बता दिया, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर जो है हार्ट डिसीजेस कर सकता है और किडनी और ब्रेन जैसे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। कोरोनरी हार्ट डिसीज जो है सीएडी, सीएडी को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ये हमारे ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है जो कि हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, है ना, वो वेसल्स जो कि हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनका जो है उनके ऊपर ऐसे डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है, उनका जो एरिया होता है वो कम हो जाता है ना, जिसमें खून जा रहा है। इट इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन किसका हो रहा है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज व्हिच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोअर। आर्टरीज का ल्यूमेन जो होता है नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। फिर आते हैं एंजीना। एंजीना को एंजिना पेक्टोरिस भी कहते हैं। अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट मतलब अचानक से तेज से चेस्ट में पेन होता है। अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, जब ऑक्सीजन की कमी हो रही, किसके पास, हार्ट मसल्स की। तो हार्ट मसल्स के पास में अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आपको एंजीना पेक्टोरिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एंजीना वैसे तो कई मेन और वुमेन और में होता है, किसी भी एज की मेन और वुमेन में हो सकता है ना, किसी भी एज पे, लेकिन ये कॉमन है मिडिल एज और एल्डरली, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो की कंडीशंस को, ब्लड फ्लो के अफेक्ट करने वाले कंडीशंस को होता है, मतलब ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है और ब्लड ही तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ब्लड ही तो लेके जा रहा है, और क्योंकि सही अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा तो अमाउंट सही अमाउंट में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। अब तो आपको अच्छे सुनाई दे रहा होगा, पटाखे पटाखे लग रहे हैं ना लगातार। हार्ट फेल्योर लास्ट पॉइंट है। हार्ट फेल्योर मींस स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। हार्ट फेल्योर में हार्ट जो है वो जो उसका काम है वही नहीं कर पा रहा, मतलब ब्लड को पंप कर नहीं पा रहा वो इफेक्टिवली, मतलब जितना चाहिए, नॉट इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, जितना बॉडी में चाहिए उतना ब्लड नहीं पंप कर पा रहा, उसको हार्ट फेल्योर कहते हैं। हार्ट फेलियर को कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग्स यानी लंग्स का कंजेशन हो जाना, आप कह लो लंग्स का सिकुड़ जाना, पिचक जाना, है ना, इसी को कंजेशन ऑफ लंग्स कहते हैं। कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज, इस डिसीज का एक बड़ा सिम्टम है कंजेशन ऑफ लंग्स। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट की तरह नहीं है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट जो है वो बीट करना ही रुक जाता है, मतलब बीटिंग ही नहीं हो रही, हार्ट जो है वो दिल जो है आपका धड़क ही नहीं रहा, तो हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो इंपॉर्टेंट है याद रखना, हार्ट फेल्योर में हार्ट जो है वो एनफ ब्लड नहीं पंप कर पा रहा, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट जो है वो बीट ही नहीं कर रहा, हार्ट दिल जो है वो धड़क ही नहीं रहा। और हार्ट अटैक में जो हार्ट है उसकी मसल अचानक से डैमेज हो गई, क्यों, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से, ब्लड सप्लाई जो है वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी, इस वजह से हार्ट की मसल्स अचानक से डेवलप हो जाएंगी, तो हार्ट अटैक। तो जनरली आप एक ही शब्द जानते हैं हार्ट अटैक, लेकिन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, हम कुछ क्वेश्चंस अगर करने लायक होते हैं तो देख लेते हैं, है ना। व्हाट इज द, हाँ ये है, मैचिंग द कर सकते हैं, मैचिंग द फॉलोइंग। यूसोनोफिल्स, तो यूसोनोफिल्स जो है रेजिस्ट इन्फेक्शन, है ना, इसके अलावा यूसोनोफिल एलर्जी में भी काम आती थी, याद है। आरबीसी गैस का ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऑक्सीजन और CO2 की। एबी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। प्लेटलेट्स का काम कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ये तो बहुत आसान था।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या होता है? तो लिम्फ जो होता है, ब्लड में से क्या क्या चीज हटाते हैं? वाटर हटा देते हैं, है ना, कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हटा देते हैं और स्मॉल प्रोटीन, ये सब हटा देते हैं, तो लिम्फ बनता है। ठीक है। ओपन और क्लोज्ड सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन में क्या अंतर होता है? ओपन सर्कुलेशन में हमारे पास साइनसेस होते हैं, खाली जगह होती हैं जिन पे खून चला जाता है, खून जाके भर जाता है। कटोरे समझ लो, एक कटोरा है जिसमें खून भर गया है ना। क्लोज में हमेशा ब्लड वेसल्स के थ्रू ही खून बहता है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रेक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। पी वेव और टी वेव आपको बताइए, पी वेव क्या था? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, और टी वेव क्या था? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, बस बाकी तो सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आया करे, पूरे चैप्टर में कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आया करे, तो आप कमेंट्स में पूछा जरूर करिए, है ना। एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आई हो, चैप्टर से रिलेटेड समझ में ना आई हो, चैप्टर से अनरिलेटेड भी हो, तो आप पूछ सकते हो, है ना। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भटक जाना, ठीक है। और इसके अलावा आप 914 000 1225 पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पूछना है। ठीक है, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो आप इस पे व्हाट्सअप करके, सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना, बायोलॉजी के। ठीक है, तो ये मेरा ही नंबर है क्योंकि, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप करना, है ना, कॉल इस पे मत करना, ठीक है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर देना, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय, मजा करो आराम से, बाय।